नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो न्याय के लिए भटकने को विवश रह जाते हैं। इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है गैर न्यायिक इकबालिया से जुड़े क्या है प्रावधान। इस विषय में अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकार से पूछ सकते हैं, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। तो वहीं आज का सवाल भी मैंने आपको बताया, विषय भी बताया कि किस तरीके से आज हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं और जो विषय आज का है वो गैर न्यायिक इकबालिया से जुड़े क्या है प्रावधान, ये हमारा आज का विषय है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अपने कानूनी सलाहकारों से जानेंगे कि आखिर क्या होता है, ये इस विषय के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब भी कानून की बात आती है, संविधान की बात आती है, हमारे हकों की बात आती है तो हमें नहीं पता होता है। इसकी जो मेन वजह है, वो जो ठोस वजह है वो यही है कि लोगों को उनके हकों के बारे में पता नहीं है, कानून के बारे में नहीं है। ऐसे में 2 नंबर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए, अपनी समस्या हमें बताइए। 8377009645 8377009636 किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और बताइए कि आपको क्या जानना है, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कानूनी पेचीदगियों के चलते आप उस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें कॉल कीजिए, हमारे कानूनी सलाहकार आपको बताएंगे कि कैसे आपके लिए आखिर क्या बेहतर कानूनी विकल्प होगा। और आज जो हमारा विषय है जिस पर हम करेंगे विस्तार से बात, जानेंगे कि आखिर गैर न्यायिक इकबालिया से जुड़े क्या है प्रावधान। तो आज का विषय यही है कि गैर न्यायिक इकबालिया से जुड़े क्या है प्रावधान। और इसी के साथ हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर डी के तिवारी जी, अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि जिस तरीके से आज का हमारा जो विषय है वो यही है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि गैर न्यायिक इकबालिया है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, ये न्यायिकेतर संस्कृति कहा जाता है इसको। ये ऐसा बयान है जो न्यायालय के समक्ष न देकर के न्यायालय के बाहर विभिन्न परिस्थितियों में दिया गया बयान होता है। और यह साक्ष्य एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होता है जिसमें अपराधी अपराध को स्वीकार करता है। अपराधी कभी कभी डर के मारे अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए ऐसे साक्ष्य का परीक्षण बहुत ही सावधानी से किया जाता है। तो अदालत के सामने दिया गया बयान या कहना कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, या अदालत के बाहर कोई बयान दिया गया है, कहा गया मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, ऐसी परिस्थिति में जो न्यायालय के सामने बयान दिया उसका तो महत्व ज्यादा होता है, लेकिन जो न्यायालय के सामने बयान नहीं दिया गया है वो अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। अगर अन्य साक्ष्यों से उसका समर्थन नहीं है तो मात्र इकबालिया बयान के आधार पर किसी जज को दोषी करार नहीं दिया सकता है। और ये न्यायिकेतर संस्कृति को एविडेंस एक्ट के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। ये विभिन्न प्राविधानों के अंतर्गत इसका परीक्षण करके ही इसे उपबंधित किया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल सर, हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे और भी तमाम सवाल हैं, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक बिहार से संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल वो आपसे समस्या का हल वो चाहते हैं। संतोष जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, सीआरपीसी की धारा 439 सब क्लॉज 2 के तहत सेशन कोर्ट्स द्वारा बेल कैंसिलेशन का आदेश पारित किया गया है, जबकि मूल केस लोअर कोर्ट में लंबित है। मेरा कहना है कि सेशंस कोर्ट्स द्वारा अग्रिम जमानत को रद्द करने के बाद अभियुक्त को निम्न कोर्ट में ही कस्टडी में लिया जाएगा या सेशंस कोर्ट्स को ही अरेस्टिंग वारंट निकालना उचित होगा। डी के तिवारी जी। जी, जो भी आदेश पारित किए जाएंगे, जहां भी सत्र परीक्षण लंबित है उसी आदेश के द्वारा वारंट आदेश पारित किए जाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो दौरान इन्वेस्टिगेशन केवल ये मजिस्ट्रेट को ही अधिकार प्राप्त है कि उस वारंट जारी करे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। ठीक है, तो बिल्कुल जो जानकारी संतोष जी को चाहिए थी, लगता है उनको वो जानकारी मिल गई होगी। सर हम अपने विषय पर लौट आते हैं, क्योंकि जो गैर न्यायिक इकबालिया है, जो बयान है इस तरीके के, क्या इससे कोई सुराग मिलता है जब इस तरीके से पूछताछ की जाती है? क्योंकि अदालत तो उसे मानता नहीं है, फिर ये सब क्यों? नहीं, अगर मान लिया
कोई इकबालिया बयान होता है तो इकबालिया बयान के आधार पर कुछ और संदर्भित साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। मान लिया किसी ने बयान दिया कि मैंने अपराध किया है और अस्त्र जो इस्तेमाल किया था उसे हमने किसी जगह छुपा के रखा है, तो उतना एविडेंस साक्ष्य में मान लिया जाएगा जितने के अंतर्गत वह मटेरियल अवेलेबल होता है और उसे पकड़ा जाता है। मान लिया किसी ने कहा मैंने कुल्हाड़ी से हत्या की है और वो कुल्हाड़ी की बरामदगी हो जाती है तो यह उसके साक्ष्य में स्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उससे कनेक्टिंग कोई एविडेंस नहीं, तो ऐसे बयान का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन इकबालिया बयान से भी बहुत हद तक न्याय तक पहुंचा जा सकता है और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है सर, हद तक कहीं ना कहीं पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ सतीश जी हैं, महाराष्ट्र से दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं। सतीश जी, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते, सवाल बताइए सर। मैं प्याज का बिजनेस करता हूँ, ओनियन प्याज, और वो प्याज मैंने ऑल इंडिया में भेजा है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक। तो केरल में मैंने जो प्याज भेजा है तो वो आदमी ने मेरे को अभी पैसा नहीं देने का प्रावधान किया है। उसके ऊपर मैंने 420 का केस FIR दर्ज किया है। अभी वो हाई कोर्ट में जाके वो 482 नहीं तो 226 के दायरे में आकर वो केस क्रैश करने को हाई कोर्ट में चला गया, महाराष्ट्र औरंगाबाद हाई कोर्ट में। तो मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया कि मेरा अभी पेमेंट वसूल नहीं हो गया तो मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे को आपकी राय चाहिए। DK तिवारी जी। हाँ, अगर हाईकोर्ट मान लिया कि किसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अगेंस्ट में कोई चला गया है उच्च न्यायालय में उसे रद्द कराने के लिए, तो अब जो भी निर्णय उच्च न्यायालय का आएगा उसी उच्च न्यायालय के आधार पर ही कोई काम किया सकता है। अगर वहां से कोई स्थगन आदेश पारित हो गया तो उसका अनुपालन होगा। अगर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है तो प्रोसीडिंग चलेगी जैसे प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो जानकारी इनको चाहिए कि वो मिल गई होगी। दिनेश जी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, दर्शक हमारे। दिनेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हाँ, हमारा ये सवाल है कि 498A में हम लोगों पर चार्ज बन गए हैं। PW1 बयान हो गए हैं, 1 साल हो गए। उसके बाद दूसरे गवाह नहीं आ रहे हैं, 1 साल हो गए। इसमें वहाँ कोर्ट के जो पेशकार हैं वो उनसे मिले हुए हैं, उनका फेवर कर रहे हैं और उसके बयान नहीं होने दे रहे हैं। वो आई नहीं रहा उसका दूसरा गवाह। तो इस केस में हम क्या करें? यदि हम पेशकार की शिकायत करना चाहें तो किससे करें शिकायत? ठीक है, DK तिवारी जी। और हम बार बार हम कहते हैं लंबी डेट न दिया तो लंबी डेट दी जा रही है। ठीक है सर, इनको क्या सलाह देंगे? हाँ जी, पहली बात है आप उसी न्यायालय में एक आवेदन पत्र दीजिए कि अगर कोई साक्ष्य न्यायालय में नहीं आ रहा है तो उसके साक्ष्य को समाप्त कर दिया जाए और कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। इसके बावजूद अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है उस कोर्ट से तो आप सीधे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 482 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करिए। फिर आपको माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिल सकती है, कोर्ट आदेश कर सकती है। अगर कोई गवाह नहीं आ रहा है तो उसे गवाह को आने के लिए मजबूर किया जाए या उसकी गवाही समाप्त करके मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। तो आपके पास 2 विकल्प है। पहला ये कि आप उसी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दीजिए कहते हुए कि साहब ये गवाही नहीं आ रही, इसे बंद कर दिया जाए। दूसरा विकल्प है कि आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 482 के अंतर्गत आवेदन पत्र दीजिए। वहां आपकी सुनवाई हो सकती है और वहां आपको उचित रिलीफ प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल, तो जो इनको यानी कि दिनेश को जानकारी चाहिए, मुझे लगता है उनको बेहतर कानूनी विकल्प उनके लिए क्या हो सकता है, जानकारी उनको मिल गई होगी। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है, 2 नंबर हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और हमें बताइए कि आपकी क्या समस्या है। हमारे कानूनी सलाहकार हमारे साथ बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि कैसे आपकी समस्या का निदान होगा और क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए होगा। जो विषय है जिस पर आज हम विस्तार से बात करें वो यही कि गैर न्यायिक इकबालिया से जुड़े क्या प्रावधान है। इसके अलावा कोई आप कैसी समस्या है जो आपको जटिल लग रही है, लगता है कि बहुत वक्त हो गया है कोर्ट कचहरी के चक्कर खा के लेकिन आपको नहीं मिल रहा है समाधान, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कॉल कीजिए। DK तिवारी जी, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे कि बहुत हद तक जो मामला उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इन बयानों जो बयान दर्ज किए जाते हैं इनकी कोई मान्यता होती है, और अगर होती है तो वो किन आधार पर होती है? हाँ, अगर कोई बयान एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसे न्यायिकेतर संस्कृति भी कहते हैं, इकबालिया बयान है। अगर कोई व्यक्ति अपराध किसी डॉक्टर के सामने स्वीकार करता है
या किसी पुलिस के सामने स्वीकार करता है या पुलिस कस्टडी में स्वीकार करता है या किसी अन्य व्यक्ति के सामने स्वीकार करता है, इन सभी परिस्थितियों में उसे सपोर्टिंग एविडेंस की आवश्यकता होती है कि कोई कनेक्टिंग एविडेंस और होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति की मन स्थिति देखी जाती है कि वो जहां भी था, अगर जुडिशियल कस्टडी में है या कहीं भी है, पहले तो पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर पुलिस के सामने कोई इकबालिया बयान दिया गया है तो उस बयान को उसी संदर्भ में लिया जाएगा कि उससे कोई कनेक्टिंग एविडेंस प्राप्त हो सके। अगर कोई सपोर्टिंग एविडेंस प्राप्त नहीं होता तो उस साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। लेकिन तमाम ऐसे मामले आए हैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले किए हैं जिसमें पाया गया है कि इकबालिया बयान जो कि न्यायालय से बाहर दिए गए हैं उनके आधार पर भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और सजा प्राप्त हुई है। इसलिए इस बयान का भी महत्व है, बशर्ते सपोर्टिंग एविडेंस प्राप्त हो जाए। ठीक है सर, बिल्कुल और भी हमें बात करने इस विषय में, लेकिन इसके पहले हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुरुचरण सिंह जी हैं, पंजाब से जुड़े हमारे साथ। सर स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी मैम, मैं गुरचरण सिंह बोल रहा हूँ जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम ऐसा है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, उत्तम नगर के। तो हम मैम दिल्ली के रहने वाले हैं, उत्तम नगर के। तो उत्तम नगर में हम लोग, हमारा एक अपना मकान है, उसी बिल्डिंग में हमने रेंट में मकान लिया था। तो उसके मकान मालिक ने जबरन वहाँ पर ताला लगा करके, तो हमारा थोड़ा बिजनेस फ्लॉप हो गया था। तो आज 8-9 महीने से हमें घर से बाहर कर दिया गया है और बदमाशी दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं और मेरे बच्चे हरिद्वार में सेटल हैं। हम लोग बहुत मजबूर हुए बड़े इस टाइम। तो आपको समाधान चाहिए इसका, क्या आप क्या कर सकते हैं इस पे, है ना? हम क्या कर सकते हैं? 8-9 महीने हो गए मैम इस चीज को। हमारा सारा सामान जब्त हो गया अंदर, बच्चों का छोटा मोटा सर्दियां हमने बड़ी मुश्किल निकाली है। अच्छा ठीक है, DK तिवारी जी, इन्हें क्या सलाह देंगे आप? जी, अगर आप किराएदार हैं और आपके मकान में आपका सामान रखा हुआ था और मकान मालिक ने ताला लगा दिया है, आपका सामान रोक लिया है, तो इसके विरुद्ध आप प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। इस मैटर में आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं और इसके लिए मुकदमा कर सकते हैं कि मकान मालिक ने अवैध रूप से ताला बंद कर दिया है और हमें मकान से बेघर कर दिया है, क्योंकि किराएदार को भी कानूनी हक प्राप्त है। जब तक किराएदार वैध रूप से किसी मकान में रह रहा है तब तक मकान मालिक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें ताला नहीं लगा सकता और कोई भी मकान मालिक अपने किराए को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बाहर कर सकता है। अपने व्यक्तिगत आधार पर ताला मार करके किसी भी किराएदार को न तो बेदखल कर सकता है, न उसका सामान रोक सकता है। इसलिए इनके पास उपचार प्राप्त है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं और न्यायालय में भी जा सकते हैं और मकान मालिक के विरुद्ध आदेश पारित हो सकता है। बिल्कुल, तो गुरुचरण जी को जो भी जानकारी चाहिए, मुझे लगता है कि उनको समझ आ गया होगा कि कैसे उनकी समस्या का निदान होगा। DK तिवारी जी, मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि गैर न्यायिक इकबालिया जो है, जो इसमें बयान दर्ज किए जाते हैं, सर अपना सवाल मैं पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ओसामा जी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से दर्शक है हमारे, बात करना चाहते हैं आपसे। सर स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर जी। मैम मेरे सवाल ये है, क्या किसी भी क्रिमिनल केस में कोई को एक्यूज से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है? DK तिवारी जी। जी जी, किसी भी क्रिमिनल केस में क्या कोई एक्यूज, किसी में कॉन्स्पिरेसी अगर हो गई है कि बाकी को एक्यूज मिल गए हैं कंप्लेनेंट के साथ, तो क्या हम मैटर में अगर एक्यूज हैं तो क्या को एक्यूज से हम क्रॉस कर सकते हैं? देखिए, आपको अक्यूज को, अगर आप कोई भी अक्यूज, हर व्यक्ति को अपने मुकदमे की पैरवी का अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उसके अंतर्गत आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से ड्यू परमिशन के साथ क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। जी ठीक है। सर मैं अपना सवाल उस वक्त पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए थे। मैं ये कह रही थी, जो बयान इस तरीके के दर्ज होते हैं, क्योंकि उनकी जो वैधता है वो तो नहीं होती, मतलब उनकी वो वैल्यू तो नहीं होती कि मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने ही ऐसे बयान जो दर्ज होते हैं उनकी वैल्यू होती है। लेकिन फिर इस तरीके से क्यों इनको फिर किया जाता है? जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है उसके बाद भी ये जो प्रोसेस है ये क्यों किया जाता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो इकबालिया बयान होता है, इस बयान की वैल्यू उस सीमा तक होती है जिस सीमा तक उसके बयान के आधार पर कोई अन्य साक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। अगर कोई साक्ष्य कनेक्टिंग को प्राप्त नहीं किया जाता है तो इकबालिया बयान का, लेकिन कुछ ऐसे कानून भी प्राविधान है, कुछ ऐसे स्पेशल एक्ट बने हुए हैं जहां इकबालिया बयान के आधार पर ही
इकबालिया बयान को ही एविडेंस मान लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बयान तभी महत्वपूर्ण है जब उसके संदर्भ में कोई और साक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। बयान इसलिए लिया जाता है कि बयान लेने के बाद विवेचनाधिकारी जब अगले स्टेप पर जाता है, उसके बयान के आधार पर और साक्ष्य कलेक्ट करता है, तो उसके कनेक्शन से कनेक्टिविटी में जितने साक्ष्य मिलते जाते हैं उसके इस इकबालिया बयान को महत्व प्रदान करने लगते हैं। इसीलिए इकबालिया बयान ही एक प्रकार से वो सूत्र होता है जहां से विवेचनाधिकारी अपराध की विवेचना को आरंभ करता है। इसलिए इकबालिया बयान का बहुत ही महत्व है। उतना ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक कमजोर साक्ष्य है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है कि कोई न कोई सपोर्टिंग एविडेंस जरूर हो। ठीक है। और इसी बीच हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नवी मित्तल जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हाँ हेलो जी। हेलो मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सवाल बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं? मैं जी नवी जी, अपने बताइए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मधु जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक मॉल में जगह ली थी फैशन टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर वो जो है उसने किसी और को बेच दिया। अब वो कहते हैं कि मेरे पास रसीदें हैं, सब कुछ है, वो कहते हैं हमारे पास पेमेंट नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? डीके तिवारी जी बताइए, इनको क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि इन्होंने जो जगह ली थी इन्होंने पेमेंट वेमेंट सब कर दिया था, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं पेमेंट वेमेंट नहीं हुई है, तो ये आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने पेमेंट किया है तो उसके कुछ न कुछ साक्ष्य आपके पास होंगे, उसकी रसीद होगी या कुछ लिखा पढ़ी होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एक तो आपको समस्या हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक FIR भी कर सकती हैं और सिविल सूट भी दाखिल कर सकती हैं। आपके साथ धोखा हुआ है, किसी ने पैसा ले लिया है। हाँ ठीक। डीके तिवारी जी, इनके पास प्रूफ है? जी हाँ, इनके पास प्रूफ है तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करा सकती हैं और बाकायदे मुकदमा दाखिल करेंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी और इसकी विवेचना होगी, उनको कन्विक्शन मिलेगा। और इसके साथ ही साथ वो उनके पास सिविल रेमेडी है, सिविल सूट भी दाखिल कर सकती हैं कि इसका हमने पैसा पेमेंट कर दिया है लेकिन ये प्रॉपर्टी दूसरे को बेच रहे हैं। इनके पास क्रिमिनल और सिविल दोनों रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल जो मधु जी को जानकारी चाहिए थी, मुझे लगता है उनको जानकारी मिल गई होगी। और इसी के साथ डीके तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे इस शो में जुड़े। हमारे तमाम दर्शकों को उनकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है, क्या बेहतर कानूनी विकल्प उनके लिए हो सकता है, आपने उनको बताया। और गैर न्यायिक इकबालिया से जुड़े क्या है प्रावधान, इस विषय पर भी आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होंगे हाजिर। आप बनी रहिए हमारे साथ।